चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन जो अपनी क्लास चल रही थी वहीं से फिर वापसी करते हैं। क्लास में क्या चल रहा था हम देख रहे थे कि अपनी जो क्लास है ये पहली क्लास जो है इंग्लिश की क्लास है, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या चल रहा था, अपना प्रोनाउन टॉपिक चल रहा था। तो प्रोनाउन टॉपिक जो चल रहा था तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी से पहले पीछे आपको बता चुके थे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के अंतर्गत अपन काइंड्स पर पहुंच चुके थे और अपन को पता होना चाहिए था कि काइंड्स हमारे कौन से काइंड्स होते हैं। तो काइंड्सों में आपको बोला जा रहा था, जो पहला जो हमने काइंड्स पढ़ रहे थे कौन सा पढ़ रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन। किसकी चर्चा चल रही थी, पर्सनल प्रोनाउन। जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते थे, आपको पीछे बता चुके हैं कि भैया देखा जा रहा था तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात कहने गई क्या की जा रही थी। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया गया था। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम देख रहे थे कि हमारे सब्जेक्टिव केस था, ये पीछे आपको चर्चा कर दी गई थी। इसमें क्या किया गया था, सब्जेक्टिव केस को। दूसरा अपन देख रहे थे किसको किया गया था, ऑब्जेक्टिव केस को। तीसरा अपन देख रहे थे इसमें इन्वॉल्व किसको किया गया था, पॉजिटिव केस को। जो चीजें दी होती है उनको चार्ट के माध्यम से क्या करें, थोड़ा सा डिफाइन कर लिया करें तो ज्यादा बेटर आपके लिए क्या हो जाया करेगा। अब आपको जो चार्ट दिया हुआ है केस चार्ट, तो केस चार्ट में आपको जो लिस्ट दी गई हो उसके माध्यम से हम पहचान करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। तो एक तो सब्जेक्टिव केस वाली लिस्ट है, तो जैसे अपन ने सब्जेक्टिव केस में किसको देखा, आई देखा, वी देखा, यू देखा, ही देखा। इस तरह से जो भी हमारे केस हैं सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस हैं उनको शामिल किया गया है पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। ऐसे अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव की कुछ उदाहरण देख लो, जैसे अपन ने मी देखा, अस देखा, इसी प्रकार से अबर देखा, हिम देखा। इसका मतलब इस तरह के वर्ड जब भी आएंगे तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। यदि कोई पूछता है कि प्रोनाउन कौन सा है तो हम बता सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन है। तीसरी कंडीशन आती है हमारे पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस वाली लिस्ट में जाए क्योंकि चार्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो पॉजिटिव केस अपन देख रहे हैं, कैसे अपन देखते हैं कि माई है, अवर है, इसी तरह से हेज है, ETC। इसका मतलब अपन को पता पड़ गया कि जो हमारा केस चार्ट दिया हुआ है उस केस चार्ट के अंतर्गत जो एक लिस्ट दी गई है उस लिस्ट को देख करके हम ये बता सकते हैं किन किन शब्दों को पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपको ऑलरेडी से दिया गया है कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस तीनों को मिला करके जो हमारा प्रोनाउन बन गया है उसको बोल दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट को आप आसानी से क्या है पहचान कर सकते हैं। इसलिए हमने शॉर्ट में आपको इसको एक ट्रिक बताई थी, इसका एक फॉर्मूला बताया था याद करने का। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि इसको शॉर्ट में कर सकते थे कि PP=SOP। तो जैसे ही आपने देखा कि PP=SOP की जो बात कर दी गई है, तो PP=SOP एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब जो तैयार कर सकते हैं तो फिर आपको कोई इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कैसे, इस बात को समझिए। शॉर्ट में देखो कैसे समझ रहे हैं हम SOP को। देखो PP मतलब पर्सनल प्रोनाउन और SOP मतलब S मतलब सब्जेक्टिव केस, O मतलब ऑब्जेक्टिव केस, P मतलब पॉजिटिव केस। तो इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और P फॉर पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपन पर्सनल प्रोनाउन के वर्डों को पहचान कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक आपको ध्यान होना चाहिए कि बार बार जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो टॉपिक क्या चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है। और पर्सनल प्रोनाउन चल रहा है तो पर्सनल प्रोनाउन के शब्दों की पहचान करना हमें अच्छे से क्या है आनी चाहिए। तो इसके लिए ट्रिक बता दी कि यदि ये प्रोनाउन तो है ही, लेकिन इस प्रोनाउन के अंतर्गत कौन सी प्रोनाउन है, तो आपको पता पड़ गया कि इस तरह के वर्ड जब भी लिख करके आते हैं इंग्लिश में, किसी भी सेंटेंस में होते हैं, उस सेंटेंस में यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कहीं आई लिखा हुआ है तो पूछा जाएगा ये है क्या, तो आपको पता है प्रोनाउन है। यदि पूछ लिया जाएगा प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है तो आप बता सकते हैं कि हमारा कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। यदि कोई पूछता है कि केस कौन सा है तो आप उसमें बता सकते हैं कि सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। अभी वो भी मैं आपको अंतर करने जाऊंगा कि आई को सब्जेक्टिव केस बोलना चाहिए या नॉमिनेटिव केस बोलना चाहिए। जनरली उसको चाहे सब्जेक्टिव बोल दो चाहे नॉमिनेटिव बोल दो, यदि माइनर अंतर से निकालेंगे तो उस चीज को भी आगे हम आपको एक्सप्लेन करने के जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट कंडीशन को अपन देखते हैं। अब अपन इसमें देखने जाएंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे हैं, जो हमने पढ़ लिए हैं, उनको पहचान करना सीख लिया है, तो अब उसके अपन कुछ यूजेस को देखेंगे। तो यूजेस को देखने से पहले
अपन इसमें जो एक लिस्ट दी गई है उस लिस्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अपन ने देखा कि केस चार्ट के अंतर्गत एक लिस्ट क्या दी गई है, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा दी गई है नॉमिनेटिव केस। थोड़ा सा अपन इसमें माइनर अंतर को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें एक नीचे नोट लिखा हुआ है, उस नोट में क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि प्रोनाउन और प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उसे नॉमिनेटिव केस में क्या है, रखा जाता है। तो इसका मतलब दो जो वर्ड दे दिए गए हैं आपको, एक प्रोनाउन वर्ड दिया जा रहा है, एक प्रोनाउंस वर्ड दिया जा रहा है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो ध्यान रखें जो हमारा सब्जेक्टिव केस है इसको प्रोनाउन से इंडिकेट किया जाता है, और जो हमारा नॉमिनेटिव केस है इसको प्रोनाउन से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उसको प्रोनाउंस बोलते हैं, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस में इन्वॉल्व करते हैं। तो इसलिए पीछे आपने देखा था कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ाने से पहले हमने पर्सन पढ़ाए थे, और उन पर्सनों में हमने आपको बताया था चाहे हमारा फर्स्ट पर्सन हो, चाहे हमारा सेकंड पर्सन हो, चाहे हमारा थर्ड पर्सन हो, दोनों ही पर्सनों में अपन ने देखा था कि सिंगुलर नंबर भी होते हैं और प्लूरल नंबर भी होते हैं। तो इसका मतलब वो चीज जब वहां पर अपने पढ़ी हुई है तो वही चीज का क्लासिफिकेशन जो क्लियरिटी है वो यहाँ पर कर दी गई है, किसको हम सब्जेक्टिव केस बोले और किसको नॉमिनेटिव केस बोले। तो ऑलरेडी से आपको पहले से पता है कि आई हमारा सिंगुलर नंबर में शामिल आता है, तो इसका मतलब आई हमारा कौन सा केस कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। बी हमारा प्लूरल नंबर में आता है, तो इसका मतलब बी हमारा कौन सा केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो दैट इज माइनर डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। जनरली उसको चाहे सब्जेक्टिव बोल दो चाहे नॉमिनेटिव बोल दो, लेकिन माइनर अंतर निकालेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्टों को नॉमिनेटिव केस में इन्वॉल्व किया गया है और प्लूरल सब्जेक्टों को सब्जेक्टिव केस में इन्वॉल्व किया गया है। तो इस तरह की चीजें आपके सामने इन्वॉल्व क्या कर दी गई है, ये भी मैंने माइनर अंतर आपको क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। अब जिसको ये लिस्ट याद होगी तो उसको आगे की चीजें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि अब अपन इसके कुछ यूजेस देखते हैं। तो यदि हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत यूजेस देख लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ग्रामर ही चल रही है, जबकि ग्रामर नहीं चल रही है। पार्ट ऑफ स्पीच के जो वर्ड है उनकी पहचान करना हमने सीख लिया है, और पहचान के साथ में उन वर्डों का यूज करना सीख लिया है। तो जब हम ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो ग्रामर हमें बहुत सिंपल लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आधी चीजें हमें पहले से क्या होती है, पता होती हैं। ग्रामर्स में से रूल्सों के माध्यम से उसको सिस्टमेटिक लगाने का क्या करते हैं, तरीका सीखते हैं, और पहचान करने का तरीका उन वर्डों को हम पार्ट ऑफ स्पीच में सीखते हैं। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से, दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यदि किसी एक टॉपिक को भी यदि हमने अच्छे से कमांड कर लिया, चाहे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से यदि आपने कमांड कर लिया, तो ग्रामर आपकी अपने आप बेटर कमांड हो जाती है। तो मोस्टली पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड करना हमें ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से आते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरह से हमें देखना क्या है, आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। चार्ट को जो मैंने बताया है, चार्ट को जरूर अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ करके रखेंगे। चार्ट में एक पोर्शन इसमें कम दिया गया है, नेक्स्ट टर्म में मैं आपको चार्ट पूरा बना के बता दूंगा, तो स्लाइड के माध्यम से वही आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें 4 ही पोर्शन एक्सप्लेन दिए हैं, जबकि इसके क्या होते हैं 5 फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके आगे की कंडीशन को। तो आगे की कंडीशन को अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट में देखते हैं इसके क्या आ रहे हैं, अपने आप यूजेस आ रहे हैं। तो यूजेस को अपन देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारी कैसे क्या यूज की जा रही है। तो देखिए समझिए, अब अपन देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों तो उन्हें नॉमिनेटिव केस में क्या है, रखा जाता है। समझिए, ये सारे रूल्स दिए गए हैं जो अपन पीछे पढ़कर आए हैं, उनको कैसे करके अपन क्या एक्सप्लेन करें। तो इस कंडीशन को देखेंगे। देखो जनरली चीजें वही दे दी जाती हैं, बट लेकिन मैंने जो आपको लेक्चर दिया हुआ है, हमेशा लेक्चर सुना करें, क्योंकि लिखा कुछ और होता है और लेक्चर ही ऐसा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बच्चों को सिलेक्शन कराता है। इसका मतलब ध्यान दें कि जो बात को सुनता है वही भीड़ में से निकल पाता है, लेकिन सारे लोग मैटर पर ध्यान देते हैं, थ्योरी पर ध्यान देते हैं, सामने वाले के लेक्चर पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि लेक्चर पर ध्यान देंगे तो पेपर में लेक्चर से क्वेश्चन आते हैं,
थ्योरी तो एक एवरेज है, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बता दी जाती है। तो बहुत कुछ चीजें हमें उसमें से देख करके समझनी होती हैं। जो लिखा हुआ रहता है उसमें से माइनर अंतर लेक्चर के माध्यम से क्लियर करा दिए जाते हैं। वही पेपर में जब आते हैं क्वेश्चन, तो हम देखते हैं कि जो एक हाई कहते हैं ना कि हमें अगर टॉप 10 में जाना है, एक अच्छे मेरिट में जाना है, तो उसको ये लेक्चर सुनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वही एक हाई टॉप 10 में किया जा सकता है जो माइनर से माइनर अंतर करना, उसको निकालना आता हो। तो चलिए देखते हैं अपन अपने साथ पहला रूल्स क्या बोला जा रहा है। जो पर्सनल प्रोनाउन है, उन पर्सनल प्रोनाउन के यदि हम यूजेस को देख रहे हैं, तो जो यूजेस की बात की जा रही है, अब इसके यूजेस देख ले जो अपन ने पढ़े हुए हैं भैया कैसे क्या होते हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग है वो ऑलवेज किससे होती है, या तो सब्जेक्टिव केस से होती है या नॉमिनेटिव केस से होती है। ये चीज तो पहले से फिक्स है कि इसका मतलब किसी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होनी है वो जनरली किससे होती है, या तो सब्जेक्टिव केस से होती है या नॉमिनेटिव केस से होती है। मैंने पिछले में अभी जस्ट भी आपको अंतर बता दिया था कि यदि माइनर अंतर निकालते हैं तो प्लूरल सब्जेक्टों को सब्जेक्ट में शामिल करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव में शामिल करते हो। जनरली उसको एक ही वर्ड क्या है बोल दिया जाता है। तो देखिए समझे कैसे, हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है तो बिना क्रिया के सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं होती है। जब तक हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, जब तक कोई हम एक्शन नहीं लेंगे, तब तक किसी की कोई वैल्यू होती है। और यदि आप एक्शन ले रहे हैं तो एक्शन लेने वाला भी तो होगा, और जब एक्शन लेने वाला होगा तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब से पहले या तो सब्जेक्ट होगा या नॉमिनेटिव केस होगा। इसका मतलब ऑलरेडी से आपको फिक्स हो गया कि पहले रूल्स के अंतर्गत आपको ये बताया जा रहा है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है या नॉमिनेटिव केस आता है। ये बात आपको पहले से ही क्या फिक्स है। इसका मतलब आप आंसर को राइट क्या निकाल सकते हैं। और जो केस चार्ट दिया हुआ है, मैंने बार बार बोला कि केस चार्ट को बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि केस चार्ट ही 30% इंग्लिश को फिनिश कर देती है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली करके देख लेना कि केस चार्ट के अंतर्गत जितने भी हमारे प्रोनाउन आए हैं, जितने भी वर्ड आए हैं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बना होगा जिसमें से इस वर्ड का यूज नहीं किया गया हो। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि केस चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि इसके बिना कोई सेंटेंस आज तक संभव ही नहीं हुआ है कि इसके बिना कोई सेंटेंस बन गया हो। तो इसका मतलब केस चार्ट में बहुत अच्छे से तैयार होना क्या है आवश्यक होता है। तो वही चीज मैंने आपको बताई है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है या नॉमिनेटिव केस होता है। और बार बार इस अंतर को भी आप क्या करेंगे समझते चलेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए कि एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, कि जैसे क्या लिखा हो कि हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। जैसे सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, अब सेंटेंस आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब आपसे यदि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंटेंस के अंतर्गत आप प्रोनाउन पहचान करें, प्रोनाउन कहाँ है, तो पहला क्वेश्चन आपने पहचान कर लिया कि भैया हर जो लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो ये प्रोनाउन है तो ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आपको पता पड़ गया कि ये पॉजिटिव केस है, इसलिए हमें पता पड़ गया कि ये या पॉजिटिव केस बोल सकते हैं या हम इसको ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में कंडीशन वही है। कुछ भी मान लें तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, मतलब पर्सनल प्रोनाउन है। जैसा क्वेश्चन बने उसी तरह से आपको आंसर क्या लगाना होगा। तीसरी कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि इसमें वर्ब कहाँ दी है, तो हमें पता पड़ गया कि वेंट हमारी क्या है, वर्ब है। और आपने नियम क्या पढ़ा कि वर्ब से पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है या सब्जेक्टिव केस आता है। तो हमें पता पड़ गई कि जो हर लिखा हुआ है यही हमारी एरर है। इसका मतलब हमें पता है कि हर का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सी होता है। तो इसका मतलब यदि हर की जगह हम सी लिख देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं यही आगे चल के ग्रामर में आपको इन्हीं बातों को ध्यान कहीं ना कहीं क्या है देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। और रिवीजन करने का तरीका सीखें। किसी भी सेंटेंस को देखें, जिस वर्ड को आपने पढ़ लिया उस वर्ड के बारे में पूरी इमेजिन करें कि इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं, इस वर्ड के कौन कौन से नाम है। तो जब तुम्हें नाम पता पड़ जाएंगे तो आप देख रहे हैं आगे चल के उसके यूजेस भी हमें पता लगते हुए चले जाएंगे कि इस वर्ड का यूज किस जगह होना चाहिए था, इसलिए रॉन्ग हो गया। वर्ड तो अपने आप में हर सही लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्लेस गलत जगह इसका प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए इसको एरर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दिया गया। तो इसका मतलब अच्छे से वर्डों की पहचान करना हमें आना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में यदि अपन देख रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन क्या देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है
कि यू, ठीक है, ही एंड मी हैव डिसाइडेड टुगेदर, तो आप पहचान करिए कि यू हमारा सब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है, ही भी हमारा नॉमिनेटिव केस भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन मी हमारा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसका मतलब यदि आपको केस चार्ट तैयार है तो तुरंत आप एरर को फाइंड क्या कर सकते हैं। इसका मतलब आपको आइडिया लग गया कि दो तो सही लिखे हुए हैं, लेकिन मी की जगह पर मी क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, नॉट ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वर्ब से पहले क्या आता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस आता है। तो इस सेंटेंस को देख करके तुम्हें तुरंत आइडिया लग गया है कि एक तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये भी हमारा नॉमिनेटिव केस है, बट ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और जबकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए यहाँ पर, नॉमिनेटिव केस आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एरर मिल गई और तुरंत आपने देखा कि सेंटेंस सही कब होगा, जब मी की जगह हमारा क्या आया, आई आया। दूसरी बात और ध्यान रखें कि कल जो बात हमने आपको पढ़ाई हुई थी, तो कभी कभी क्या होता है, जो ये फॉर्मेट आपका सब्जेक्टों को दिया है, कल भी हमने आपसे चर्चा की थी, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं तो उनका लिखने का क्रम राइट कौन सा होता है। तो लिखने का क्रम राइट क्या होता है, आप देख रहे हैं इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है, 231 नंबर वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। और 231 वाले फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो वही आपने देखा कि यहाँ पर देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन है, मतलब 2 है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और इसका मतलब आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी हो सकता है सब्जेक्टों का क्रम असिस्टेमेटिक कर दिया जाएगा, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से उसको चेक करके राइट करना हुआ। क्योंकि जब भी सिंगुलर सब्जेक्टों की लिस्ट आएगी तब तक ये फॉर्मूला आपका जरूर काम करेगा 231 नंबर का। और आपने देखा कि इसमें वही सेटिंग हुई, 231 नंबर की हुई, तो आपको पता पड़ गया कि पहले सेकंड पर्सन मतलब आपने देखा यू लिखा हुआ है, फिर थर्ड पर्सन आपने देखा ही लिखा हुआ, फिर फर्स्ट पर्सन आपने देखा आई लिखा हुआ। और तीनों ही सब्जेक्टों को आपने देखा कि सिंगुलर नंबर में आते हैं। क्योंकि जब भी कल हमने पर्सन पढ़ाए थे, इसलिए पढ़ाए हुए थे कि पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है, सेकंड पर्सन में भी प्लूरल नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर होता है, प्लूरल नंबर होता है। दैट्स ऑल एक कंडीशन और आपको इंपॉर्टेंट पता लगी कि जो समय इस समय जो यू दिया हुआ है, क्योंकि यू सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है, लेकिन इस सेंटेंस में यदि आपसे पूछा जाए तो यू किस फॉर्म में आया है, सिंगुलर में आया है या प्लूरल में आया है, तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि इस समय जो यू आया है वो सिंगुलर नंबर वाली कंडीशन में आया है। क्योंकि मैंने जो लिस्ट आपको लिखाई थी बताया था कि 231 नंबर जो होता है वो सिंगुलर का होता है और 123 नंबर होता है वो हमारा किसका होता है, प्लूरल का होता है। तो इसी सीक्वेंस में हम अपने जो प्रोनाउन है, एक से अधिक सब्जेक्ट जो दिए होते हैं उन सब्जेक्टों को चेक कर सकते हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। क्योंकि आगे चल के अभी इसका अपन यूज देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारा वर्ब कौन सी आएगी, पॉजिटिव केस कौन सा आएगा। जब तुम सब्जेक्ट को ही नहीं पहचान कर पाओगे कि सिंगुलर नंबर का है कि प्लूरल नंबर का है, तो कैसे करके उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, कैसे करके आप उसमें मेन वर्ब को यूज करेंगे, कैसे करके आप पॉजिटिव केस को यूज करेंगे। इसलिए बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, प्रोनाउन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपका प्रोनाउन टॉपिक पर कमांड नहीं होगा अच्छे से, तो समझ आना आपको टेंस अच्छे से कभी कंप्लीट नहीं होंगे। और जिसको टेंस अच्छे से नहीं आ रहे होंगे तो आप समझ आइए उसका पैसिव वॉइस कैसे अच्छा होगा। और जिसके टेंस और पैसिव वॉइस अच्छे नहीं होंगे उसका नरेशन कैसे अच्छा हो सकता है। और जिनकी सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी उनकी प्रीपोजिशन भी अच्छे नहीं होंगे, उनके कंजक्शन भी नहीं अच्छे होंगे। इसका मतलब एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पर डिपेंड करता है। जैसे अपन देखते हैं नाउन आ गया, तो नाउन जब तक तुम्हारा बेटर नहीं होगा तब तक तुम्हारे आर्टिकल कभी अच्छे जा ही नहीं सकते। तो जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच से इंटरकनेक्टेड करते हैं। यदि पार्ट ऑफ स्पीच पर आपका कमांड हो जाता है तो फिर ग्रामर आपकी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। और जब ग्रामर स्ट्रांग होती है तो कोई भी एग्जाम देते हैं जिसमें इंग्लिश आती है वो आपको सरप्लस में लेकर के जाती है, वही सिलेक्शन करा देती है। तो ध्यान रखें कि इतने लंबे समय से हम इंग्लिश को पढ़ते चले आते हैं, इंग्लिश को काफी हल्की में लेकर चलते हैं। इसलिए जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उस एग्जाम में सबसे कम नंबर जो हमारे आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। और इसकी वजह से बहुत कम नंबर से जब मेरिट से बाहर होते हैं तो अपन को बहुत कष्ट होता है कि यदि थोड़ी सी सुधार कर लें तो जो बहुत कम नंबर से हमारे सिलेक्शन रुकते हैं वो सिलेक्शन अपने आप हो जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान देते चलें, बिल्कुल जीरो से पढ़ते हुए चलें, क्योंकि जो चीज हमें नहीं आती है तो उसको जीरो मान लें। वो जीरो से जब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आना क्या है स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखें। अगले एग्जाम्पल में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि सरका एंड मी। तो अपन ने देखा ठीक है, सरका हमारा आ गया है भाई नॉमिनेटिव केस है, मी आ गया है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है।
तो इसका मतलब तुम्हें तुरंत पता पड़ गया कि एरर कहाँ मिल गई। एरर ये मिल गई क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्या आना चाहिए था, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था या नॉमिनेटिव केस आना चाहिए था। तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी से पता है कि मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। कुछ लोग इसको सब्जेक्ट बोल देते हैं, किसको नॉमिनेट बोल देते हैं। मैंने माइनर अंतर बार बार बोल दिया, नहीं तो हमारी बात को कहीं कैच कर लें, ये सब्जेक्ट बोल जाते हैं क्योंकि मैंने माइनर डिफरेंस बोल दिया, लेकिन जनरली लैंग्वेज बोलने की कुछ और होती है क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग कर जाए। लेकिन डिपेंड करता है कंडीशन पर। कभी कभी यदि आपको माइनर डिफरेंस पूछ लिया गया तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए समझिए कैसे इस चीज को और अपन थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो अभी मैंने आपके सामने कोई क्वेश्चन लिख दिया है कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा है, यही क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए। क्या उठा के देख लें, जैसे हमने आपके सामने लिखा हुआ कि यू, ही और क्या लिखा हुआ है, आई। अब क्वेश्चन जैसे अभी जो मैंने माइनर अंतर बताया तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। आई क्या लिखा हुआ कि हैव डिसाइडेड टू गो देयर। थोड़ा समझिए, मैं जो माइनर अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ कि जैसे अपन ने देखा कि यू, ही एंड आई। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि मान लो मैंने आई पर अंडरलाइन लगा दिया और आई पर अंडरलाइन लगा दिया और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया आई जो है वो हमारा नॉमिनेटिव केस है। बी में हमने आपके सामने लिख दिया सब्जेक्टिव केस है। सी में हमने लिख दिया कि ए एंड बी दोनों है और डी में हमने लिख दिया आपके सामने कि अगर देखा जाए तो ये हमारा कैसा पॉजिटिव केस है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया इसलिए कहते हैं कि लेक्चर सुनना बहुत आवश्यक होता है। कितने लंबे समय से आप आई को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन क्रॉस कर दिया गया तो एक बार आप डाउट में पड़ गए कि इसका आंसर क्या लगाएं, क्योंकि जैसी नॉलेज होती है उसी प्रकार के हम आंसर क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर में हम कहां कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाला जब देखता है तो उसको क्या लगता है कि भैया कि अगर देख रहे हैं तो सामने वाले लगता है ये तो नॉमिनेटिव केस भी होता है, सामने वाला कहेगा ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है कहेगा ये भी ठीक है, तो उसके दिमाग में आंसर आएगा क्या लगा दें, ए एंड बी लगा दें क्योंकि दोनों आंसर बन रहे हैं। लेकिन नहीं, ध्यान रखें डिपेंड ऑफ पोजीशन। इस समय जो आई आया हुआ है और यदि माइनर अंतर निकालेंगे, क्योंकि पीछे जो मैं बता चुका हूं, तो राइट आंसर नॉमिनेटिव केस में जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पर्सन जो मैंने पढ़ाए थे और पर्सन के अंतर्गत मैंने बताया था कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई और वी को शामिल किया गया था, आई को सिंगुलर नंबर में शामिल किया गया था, वी को प्लूरल नंबर में शामिल किया गया था। तो इसलिए इस कंडीशन पर जो आई आया है वो सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है। जब सिंगुलर फॉर्म में आया हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म को नॉमिनेटिव केस से इंडिकेट किया जाता है। तो इसलिए रियल आंसर क्या बनेगा, नॉमिनेटिव केस। तो सोचिए कितना बारीकी से जब हम पढ़ते हैं तब जाकर के टॉप 10 की स्थिति पे क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। नहीं, जनरल नॉलेज सबके पास होती है। तो कहते हैं ना कि भीड़ में चलना, तो जो भीड़ में लोग चलते हैं उन्हीं की लोग बात मान लेते हैं। क्योंकि 10 लोगों ने कह दिया ये राइट है ये रॉन्ग है, तो आप कह देते कि हाँ 10 लोग कह रहे हैं तो ये सही होगा। ध्यान रखें कि कहते हैं ना कि तारों के झुंड होते हैं, सूर्य अकेला चलता है, इसलिए सूर्य पूजा जाता है, तारे नहीं पूजे जाते हैं। तो जब आप झुंड से अकेला चलने की आदत डालेंगे, झुंड से अकेले स्टडी करने की इस तरह की आदत डालेंगे, ऑथेंटिक चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तभी आप उस भीड़ में से निकलेंगे, तभी आपकी समाज में रिस्पेक्टेड वैल्यू मिल पाएगी। नहीं अदरवाइज उस भीड़ में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की नॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप जब फाइंड करेंगे तभी आप क्या आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं। पहला रूल्स आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा रूल्स में आपको क्या दिया गया, ध्यान रखिए कि दूसरे रूल्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हो तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। देख रहे हैं कि बार बार वही वर्ड आ रहा है, प्रोनाउन और प्रोनाउंस। तो आप देखेंगे पीछे जो हमारा केस चार्ट दिया हुआ है, उस केस चार्ट को आप समझने की बार बार कोशिश करें, उसको अच्छे से रीड करें, क्योंकि उसमें जो भी वर्ड दिए होते हैं वो जनरली वर्ड नहीं दिए हुए हैं। उनमें माइनर अंतर जब आप निकालेंगे तब एक रियल पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि मैंने बार बार अभी आपसे बताया कि जनरल नॉलेज सबके पास सेम है, लेकिन डिफरेंट नॉलेज जो आपको लेनी होगी तो आपको उसको गहराई से सोचना होगा, वर्डों को पकड़ना होगा। जब उन वर्डों को पकड़ेंगे तब राइट आंसर हमारे निकल कर आ पाएंगे। तो हम ये देखें कि जैसे हम देख रहे हैं
हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस की बात की जा रही है, थोड़ा पहले इसको समझने डिफाइन कर दें केस चार्ट को, क्योंकि केस चार्ट में आप देख रहे हैं कि सेकंड कंडीशन में आपको ऑब्जेक्टिव केस की बात की गई है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत अपन देख रहे हैं कि प्रोनाउन और प्रोनाउंस की बात की गई। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत भी अपन देख रहे हैं, हमने दो कंडीशनों को देखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्टिव देखा हुआ है और दूसरा आप उसमें देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है। तो अपन ये देखना चाहिए, माइनर डिफरेंस निकालें। जनरली तो अपन क्या बोल देते हैं कि ये दोनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे उसको एजुकेटिव बोल दो चाहे उसको ऑब्जेक्टिव बोल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप माइनर निकालेंगे तो माइनर के अंतर्गत वही कंडीशन फिर निकल कर आ रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो प्लूरल जो हमारे होते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं, उनका जो केस होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में शामिल किया जाता है, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव केस में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये माइनर अंतर आपको समझ में आ गया कि एग्जीक्यूटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जनरली उसको चाहे ऑब्जेक्टिव बोल दो चाहे उसको एजुकेटिव बोल दो, क्योंकि आज तक जनरली लैंग्वेज हम पढ़ते चले आए हैं। क्योंकि एकेडमिक में मैंने आपको कई बोला कि जो हम लोग एकेडमिक स्टडी करते हैं तो एकेडमिक स्टडी के अंतर्गत जो एवरेज आंसर होता है उसको हम सही क्या करते हैं, मान लेते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन में जब हम आते हैं तो 1% जो हम छोड़ करके आते हैं एकेडमिक में, वही हमें 0 कर देता है। इसका मतलब कंपटीशन के अंतर्गत आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होती है। लोग कहते हैं ना बहुत मेहनत करो तब सिलेक्शन होता है, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे स्टडी करो, कुछ कहते हैं अपना शेड्यूल बना के चलो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपको इतने कमरे में इतने घंटे ही बैठना चाहिए, ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए, ये बुकें पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको 1% पढ़ना है, वो भी 1% क्या पढ़ना है ध्यान रखिए, क्योंकि जो आपने कक्षा 1 से लेकर के जो अभी तक 12th तक या ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो कितनी सारी पढ़ाई की है। अब इतनी सारी जो पढ़ाई कर आप आए हैं तो उस पढ़ाई का यूज करना भी तो आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी टॉपिक चलता है तो उसमें आपका परिचय की सारी चीजें पहले से आती हैं, एक तरह से रिवीजन होता है। सिर्फ आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि मुझे आता क्या नहीं था, और जो तुम्हें आता नहीं था यदि तुमने इस बात को फाइंड कर लिया तो घंटों की मेहनत मिनटों से सॉल्व हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फिर वही चीज को देखते रहते हैं, हम अपनी कमियों को फाइंड कभी नहीं करते हैं। तो जो कमियों को फाइंड कर लेता है उसका मेहनत करने की समय की बचत हो जाती है। जो कमियों को फाइंड नहीं कर पाता है उसको कई घंटों क्या करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपनी एनर्जी को दूसरों की कमियों को निकालने में नहीं लगाना चाहिए, जबकि वही एनर्जी यदि हम अपनी कमियों को निकालने में लगा देंगे तो हमें बहुत जल्दी हमारे गोल्स अचीव मिल जाते हैं। लेकिन सारी एनर्जी कहाँ जाती है, दूसरों की कमियों को निकालने में और अपने आप को बुद्धिजीवी साबित करने में हम क्या है लगे रहते हैं। जबकि अपन अंधकार की बात करते हैं, बुद्धिजीवी वही होता है जो अपनी कमियों को निकाल लेता है। इसका मतलब उसी का प्रकाश होता है, वही रिस्पेक्ट बन पाता है, वही गोल्स अपने अचीव क्या है कर पाता। तो बार बार मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि डायरेक्शन दे रहा हूं कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना चालू करें। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। जब इस चीज को माइंड को सेट करके आप यहाँ बैठेंगे, हमारी बात को सुनेंगे, 100% आपको बात समझ में आएगी। लेकिन मोस्टली लोगों की आदत क्या होती है कि मेरी क्लास या मेरे वीडियो या किसी सिस्टम को देखेंगे तो उस पर कैच क्या करेंगे, इन्होंने कमियां क्या बोले। तो सोचिए आप हमसे ज्यादा टैलेंट हो गए, क्या हमारी बातों को सीखेंगे? क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे होता है। हमेशा देखना चाहिए हर पर्सन के पास कुछ न कुछ स्पेशल गुण होता है। सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ न कुछ स्पेशल चीज देते हैं। सर आप ये देखो कि इसमें से इन्होंने नया क्या बताया जो मुझे नहीं आता था। यदि ये हैबिट डाल लेंगे तो आपके पास धीरे धीरे नॉलेज बढ़ जाएगा और जो गोल्स है वो आपको अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। तो देखिए, तो मैंने एक अंतर और आपको अभी माइनर बताया कि भैया ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव केस में क्या अंतर होता है। तो जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव केस में शामिल करते हैं, और जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उनको हम किस में शामिल करते हैं, एग्जीक्यूटिव केस में शामिल करते हैं। तो ऑलरेडी से मैंने बताया था कि प्रोनाउंस को हम किस में शामिल कर देते हैं, प्लूरल में, और प्रोनाउन को किस में शामिल करते हैं, सिंगुलर में। तो आप देख रहे हैं एक वर्ड के कितने नाम चेंज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज बता दी जाती है, बस उसी के चक्कर में आप डाउट में क्या आ जाते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन को जो अपन समझ रहे हैं, मैंने इसमें भी अंतर करना आपको बता दिया। कभी कभी जब 0 लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएगा, बहुत माइनर अंतर में पूछ ले जाएगा, तो आपका पढ़ा पढ़ाया पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो थोड़ा समझिए। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है, थोड़ा पे ध्यान दीजिए, सारी चीजें ऑलरेडी पहले से फिक्स है। जो चीजें फिक्स हैं तो उसमें क्या तनाव लेना, उसको क्या समझना, सिर्फ उसकी पहचान करना आना चाहिए कि भैया इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको यहाँ बैठा लेंगे, इसको ये बैठा लेंगे। ये तो एक परंपरा चली आ रही है।
आज भी हम अपने घरों में देखते हैं, लोग पहचानते हैं, बुआ जी हैं, फूफा जी हैं, जीजा जी हैं, उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करते हैं। तो पहचान करना आना चाहिए ना, तभी तो रिलेशन भी अच्छे चलते हैं। ऐसे यहाँ शब्दों की पहचान करना आएगा तो सेंटेंस के साथ में हर वर्ड का वर्ड के साथ में रिलेशन होता है, और एक आप सही रिलेशन उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो सेंटेंस का एक सेंसफुल अर्थ निकलेगा और सेंटेंस आपके राइट हो जाएंगे। तो देखिए अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, पीछे वाली बातों को जोड़ते जाइए कि कोई भी सेंटेंस होता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्टार्टिंग में जनरली हम देखते हैं कि हमारा कौन सा केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सब्जेक्टिव, जो बार बार हम आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कब होती है, जब हम देखते हैं क्रिया होती है। बिना क्रिया के कभी सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब हम क्रिया करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आना भी क्या होता है, निश्चित होता है। यदि क्रिया कर रहे हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है तो एक्शन करने का क्या मतलब। तो संसार का ऐसा नियम है कि जब भी कोई हम एक्शन लेते हैं तो उसका परिणाम आना निश्चित है। हो सकता है वो परिणाम आपके सपोर्ट में आए, हो सकता है वो परिणाम आपके सपोर्ट में ना आए। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस है, इसके बाद जब वर्ब आती है तो वर्ब के बाद हमेशा ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्टिव केस को अभी जस्ट मैंने इसका सेकंड नेम क्या बोला कि इसको अपन एग्जीक्यूटिव केस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो थोड़ा समझिए, इसका मतलब आपको पहले से फिक्स हो गया कि जो हमारी क्रिया है, जो हमारी वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस आता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव केस आता है। तो ये चीजें आपकी ऑलरेडी से कैसी हैं, फिक्स है। अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जांपल्स को चेक करें कि कैसे करके सेंटेंस में एरर दी है, और एरर दी है या एरर नहीं दी है तो कैसे करके फाइंड करेंगे। इसलिए केस स्टार्ट को आप क्या करेंगे, ऑलरेडी से ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो देखिए इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जिससे आप देखिए कि सेंटेंस में सबसे पहले देखिए द टीचर लिखा हुआ है, ठीक है, नाउन है, मतलब नॉमिनेटिव केस है, इसका मतलब ये कैसा लिखा हुआ, राइट लिखा हुआ। फिर आगे अपन बढ़ गए कि वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, ये वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में लिखी है क्योंकि पास्ट का टेंस से क्लियर हो गया। अब अपन देख रहे हैं कि वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब के बाद जो दे लिखा हुआ है वो कौन सा केस है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब एरर आपको तुरंत मिल गई। तो जब हमें नॉलेज होती है तो ध्यान रखा करें, कभी माइंड से ना सोचा करें, जो सामने पोजीशन दी है सिर्फ उसके साथ आप कनेक्टिविटी अपनी बैठाते जाएं, उसको चेक करते जाएं, आंसर अपने आप राइट निकल आएगा। हम लोग आंसर कहाँ ढूंढते हैं, दिमाग में। दिमाग में आंसर कैसे मिलेगा, आंसर सामने लिखा हुआ, उसको चेक करिए, जो आपको पहचान करना होता है तुरंत आंसर मिल रहा है। इसका मतलब तुरंत आपने एरर फाइंड कर ली कि भैया दे होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, जबकि आना क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो आपने पीछे लिस्ट जो केस स्टार्ट दिया है तो आप देखते हैं कि दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। इसका मतलब एरर मिल गई। तो आपने देखा कि सेंटेंस राइट कैसे हो गया कि द टीचर ये सही लिखा हुआ है, वर्ब भी सही लिखी हुई है, और दे के स्थान पर अपने जैसी देम कर दिया तो आंसर हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इसी प्रकार से अब सेकंड सेंटेंस में आइए। तो सेकंड सेंटेंस में हम आते हैं कि जो हमारा सी लिखा हुआ है ये नॉमिनेटिव केस है, सही लिखा हुआ है। फिर हम देख रहे हैं कि सी के साथ वर्ब को चेक कर रहे हैं, ये वर्ब आ गई हमारी, और वर्ब आ गई तो सेंटेंस जब भी आगे करके टेंस में पढ़ेंगे तो उसमें पहचान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नॉमिनेटिव केस के साथ में वर्ब की 5 फॉर्म आती है। उसके बाद देखते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ कौन सा केस लिखा हुआ है, नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है। तो ही का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो आपने देखा वही यहाँ पे चेंज कर दिया गया, क्या हो गया हमारा, हिम हो गया। तो आप सोचिए कि यदि इस फॉर्मेट से आप चलते चले जाएं तो आपका सेंटेंस का पहला वर्ड सही लिखना सीख गए और सेंटेंस का सेकंड लास्ट वर्ड से लिखना सही सीख गए। मतलब कह सकते हैं कि वर्ब से पहले की बात आपको राइट लिखना आ गई और वर्ब के बाद की भी बात राइट आपको लिखना क्या है आ चुकी है। इसी हिसाब से अपन देखें, जैसे क्या लिखा हुआ है कि द फिशरमैन सेड ही एंड आई। अब तुरंत आपको पहचान कर जाना चाहिए कि भैया ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। फिर अपन ने देखा ये वर्ब है, ठीक है। फिर अपन ने देख लिया कि इस तरफ जो हमारे ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आए। अब जब ऑब्जेक्टिव केस आए हुए तो लेकिन लिखे किस फॉर्म में है, ये नॉमिनेटिव केस में लिखे हुए हैं, तो यही एरर मिल गई। इसका मतलब हमें ऑलरेडी से पता है कि जो हमारा ही है इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है,
आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। इसका मतलब जैसे हम लिख देंगे हिम एंड मी, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि किसी भी सेंटेंस में जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेक करें, ये राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है, तो ये इससे आप उसको तभी चेक कर पाएंगे जब उसकी पहचान करना आता होगा। और पहचान करने के लिए मैंने पीछे आपको ऑलरेडी से बता दिया कि एक फॉर्मूला याद रखें, एसओपी मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस को कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व कर दिया गया, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत इन्वॉल्व कर दिया गया। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट में लेंगे, क्योंकि आज इसको यहीं पर फिनिश करते हैं।